हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इंग्लिश जोन। तो 4 पीरियड्स ऑफ लिटरेरी करियर ऑफ विलियम शेक्सपियर हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, इंपॉर्टेंट आपको पीरियड वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में विलियम शेक्सपियर के लिटरेरी करियर के बारे में पता चलेगा आज इस वीडियो में। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए फ्रेंड्स, अनअकैडमी इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरफ से CSIR UGC नेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके अपकमिंग डेज में जो प्राइजेस में हाइक होने वाला है वो ऑलमोस्ट 10% सभी सब्सक्रिप्शन के लिए होने वाला है। चाहे आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो या आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो। 24 मंथ का अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लोगे तो अभी जो प्राइस है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, क्लासेस आप अपनी स्टार्ट कर सकते हो, बैच ज्वाइन करते हो, तो आपको 20,000 में वो प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा 24 मंथ के लिए। बट अगर यही प्राइस आपका हाइक हो जाएगा तो आपके पास 22,000 आप इसी सेम बैच को में अपनी क्लासेस एनरोल करने के लिए, अपने आप को एनरोल करने के लिए 22,000 पे करना होगा। और आइकॉनिक की बात करें तो 25,000 अभी है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। आइकॉनिक बैच CSIR UGC नेट के लिए ज्वाइन कर सकते हो। अगर इसका प्राइस हाइक होगा तो 49,500 रुपीज आपको पे करना होगा। तो ऐसे ही 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, 6 मंथ का है, 3 मंथ का है। आप किसी भी मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। जितने ज्यादा मंथ का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको प्राइजेस उतने ही कम पे करने पड़ेंगे। और अभी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप ये प्राइजेस आपके पास है, प्राइस हाइक होने से पहले, बढ़ने से पहले आपके बैच के लिए, आपके सब्सक्रिप्शन के लिए, तो अभी ज्वाइन करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ मेरा कोड जो आपका है वो P15 यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। तो ठीक है, आप मेरा कोड यूज कर लीजिएगा। जहां भी कोड का ऑप्शन आएगा P15 यूज करने पे 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा CSIR UGC नेट प्रिपरेशन के लिए। कोई भी आपकी फैमिली में हो, आपके फ्रेंड सर्कल में हो जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है अपकमिंग डेज में, तो ये बैच जरूर ज्वाइन कराइए प्राइस हाइक होने से पहले। तो तुरंत आप अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए। 31 मार्च को प्राइस सभी बैचेस के लिए, प्लस एंड आइकॉनिक बैचेस के सभी हाइक होंगे, सभी बढ़ जाएंगे। तो उससे पहले आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करिए। आपके जो क्लासेस होंगी, बैच जो होगा, आपके कॉन्सेप्ट टॉप एडुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी वो आपको क्लासेस लेंगे और आपके डाउट क्लियर सेशंस होंगे, आपके मॉक टेस्ट होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन होगा आपके बैच में। तो बहुत ही रिलायबल प्लेटफॉर्म है और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि अनअकैडमी इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड, शेक्सपियर प्लेज, पीरियड्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। ये टाइम पहला बात करेंगे 1588 से लेकर के 1593 का टाइम ड्यूरेशन था। कि जब उनका जो लिटरेरी करियर को अगर हम डिवाइड करते हैं, फर्स्ट लिटरेरी करियर को, तो उसको हम पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन बोलते हैं। इसमें से कौन कौन से वर्क्स उन्होंने लिखे हुए हैं? टाइटस एंड्रोनिकस, हेनरी सिक्स, 3 पार्ट्स इसके हैं, ट्रायोलॉजी है। लव स्लेवर्स लॉस्ट, कॉमेडी ऑफ एरर्स, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, रिचर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड एंड रोमियो जूलियट। ये इंपॉर्टेंट प्लेज विलियम शेक्सपियर ने अपनी फर्स्ट लिटरेरी करियर में, फर्स्ट फेज ऑफ लिटरेरी करियर में लिखा हुआ है, जिसको हम पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन के नेम से जानते हैं। 1588 से 1593 का ये टाइम ड्यूरेशन था। आप सभी को पता है 1564 से लेकर के 1616 का जो टाइम ड्यूरेशन है विलियम शेक्सपियर का है। 1564 में इनका बर्थ हुआ था एंड 1616 में इनकी डेथ हुई थी। अब हम बात करेंगे कि इस पीरियड को पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन क्यों बोलते हैं। To this period belongs also two important poems, Venus and Adonis and Rape of the Lucrece, जो इनके नैरेटिव पोएम्स हैं, ये भी इसी टाइम पे लिखे गए हैं। नैरेटिव पोएम्स ऑफ विलियम शेक्सपियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नैरेटिव पोएम से रिलेटेड जरूर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट नैरेटिव पोएम्स आपको ओरली बिल्कुल मेमोराइज होने चाहिए, वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ द ल्यूक्रेसी। These are the two narrative poems written during the first phase of literary career of William Shakespeare. आगे है, the work of this period is also as a whole extremely slight in texture. The treatment of life is superficial. There is no depth of thought or characterization. इस पीरियड को हम पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन क्यों बोलते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने जो भी प्लेज लिखे हुए हैं, अगर उसकी हम डेप्थ की बात करें, उसके पूरे एक कंटेंट की बात करें, तो आपको मिलेगा कि एक तरीके का सुपरफिशियलिटी इनके वर्क्स में, स्टार्टिंग के जो प्लेज लिखे हैं, स्टार्टिंग के जो भी
नैरेटिव पोएम्स लिखे हुए हैं, उसमें आपको सुपरफिशियलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी, एक लाइवलीनेस आपको नहीं मिलेगा, और एक जो नेचुरल वे होता है राइटिंग का वो आप नहीं देखोगे विलियम शेक्सपियर की अपकमिंग जो स्टार्टिंग प्लेस में, जो कि आपको आगे उनकी लिटरेरी करियर में आपको देखने को मिलेगा। तो ये टाइम था एक्सपेरिमेंटेशन का, जिसमें वहां उन्होंने लाइफ मीन्स कैरेक्टर को बिल्कुल डेप्थ के साथ नहीं प्रेजेंट करा हुआ है। देयर इज अ काइंड ऑफ सुपरफिशियलिटी, आर्टिफिशियलिटी यू विल सी इन द वर्क्स ऑफ द विलियम शेक्सपियर, और एंड द आर्ट इज एविडेंटली इमेच्योर। तो आप एक तरीके से वर्क जो देखोगे वो कहीं ना कहीं इमेच्योर है, क्योंकि अभी अभी इन्होंने लिखना स्टार्ट करा था और कोई एक प्रॉपर एजुकेशन इन्होंने नहीं अडॉप्ट करी थी, नहीं इन्होंने गेन किया था, तो कोई प्रॉपर कॉलेज लाइफ इन्होंने नहीं जी थी, या नहीं वो गए थे स्कूल, प्रॉपर एजुकेशन उनको नहीं मिला था। इसलिए स्टार्टिंग की जो वर्क्स आप देखोगे दे आर लिटिल बिट सुपरफिशियल, दे आर देयर इज अ काइंड ऑफ lackness in the depth of thought and characterization, and also these things makes his work little bit immature. नेक्स्ट पीरियड की बात करेंगे विलियम शेक्सपियर के लिटरेरी करियर की, दैट इज द पीरियड ऑफ ह्यूमर एंड हिस्ट्री। 1594 से 1600 का टाइम ड्यूरेशन था, जब विलियम शेक्सपियर ने कुछ कॉमिक प्लेज, अच्छे कॉमिक प्लेज लिखे हैं। जैसे फर्स्ट में इमेच्योर एक्सपेरिमेंटेशन का टाइम था, तो यहाँ पे आप इनके जो प्लेज कॉमिक कॉमेडी से रिलेटेड देखोगे वो एक अप टू द मार्क, अप टू द लेवल प्लेज में काउंट होते हैं। इनका ह्यूमर आपको एक लाइव ह्यूमर या एक नेचुरल ह्यूमर आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ हिस्टोरिकल प्लेस भी लिखे हुए हैं, किंग की लाइफ से रिलेटेड क्रॉनिकल प्लेस लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी बात करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेस लिखे हुए हैं। किंग जॉन, मर्चेंट ऑफ वेनिस, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड इसी टाइम ड्यूरेशन में लिखा गया है। Henry V and Taming of the Shrew, The Merry Wives of Windsor, Much Ado About Nothing, As You Like It and Twelfth Night, जिसमें हम बात करेंगे Twelfth Night, As You Like It, Merchant of Venice, Merry Wife of Windsor, As You and Much Ado About Nothing. These are all are the important and very good kind of humor comic scenes you will see in these works, जो भी मैंने आपको अभी मेंशन करा। इन सभी प्लेज में, कॉमिक प्लेज में आप एक अच्छी कॉमिक एलिमेंट्स को देखोगे जो कि विलियम शेक्सपियर ने इस प्ले को लिखते हुए, इन सभी प्लेस को लिखते हुए यूज करा हुआ है। इसके साथ ही साथ इन्होंने हिस्ट्री प्लेस या क्रॉनिकल प्लेस लिखे हैं, जिसमें किंग जॉन्स, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड का है, हेनरी फिफ्थ लिखा हुआ है। आगे These plays show a rapid growth and development in the poet's genius. देखिए अब यहाँ पे हमने बात की, अभी तक का तो जो टाइम था वो एक आप फ्लैटनेस देखोगे कैरेक्टराइजेशन में, आप डेप्थ, नो देयर इज नो काइंड ऑफ डेप्थ यू विल सी इन द थॉट ऑफ द राइटिंग एनी कैरेक्टर एंड एनी प्लॉट इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ लिटरेरी करियर ऑफ विलियम शेक्सपियर। बट धीरे धीरे एक तरीके का रैपिड ग्रोथ आप उनकी एंड डेवलपमेंट देखोगे पोएट की जीनियस में, उनके जीनियसनेस में, क्योंकि जो उन्होंने सोनेट्स लिखे हुए हैं टाइम ड्यूरेशन में, बहुत ही अच्छे सोनेट्स लिखे हुए हैं और बहुत ही अच्छे प्लेस को एक पोएटिक वे में प्रेजेंट करा हुआ है इस टाइम में। तो देयर इज अ काइंड ऑफ रैपिड ग्रोथ इन दी पर्सनैलिटी एंड इन दी थॉट डेवलपमेंट ऑफ द विलियम शेक्सपियर। दे रिफ्लेक्ट अ डीपर नॉलेज ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन नेचर। अब क्या था कि उनकी आप वर्क्स में आप ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन नेचर से रिलेटेड एक डेप्थ डीपर नॉलेज के बारे में देखोगे कि बहुत ही माइन्यूटली उन्होंने ऑब्जर्व करा हुआ है कैरेक्टर्स को, उनकी ह्यूमन लाइफ को, उनके नेचर को, उनकी पर्सनैलिटी को और उनकी बॉडी लैंग्वेज को, और वो रिफ्लेक्ट करा हुआ है अपने वर्क में। Humor have become more and more penetrating. Thought has become weightier. Rhyme has largely been abandoned for prose and blank verse, and blank verse itself has lost its stiffness. तो ये एक तरीके का रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप पोएट के इन विलियम शेक्सपियर के वर्क में देखोगे, जिसमें आपको इनकी ह्यूमन लाइफ के बारे में, ह्यूमन नेचर के बारे में जो इन्होंने एक डीप नॉलेज गेन किया था अपने एक्सपीरियंस से, अपने जो परफॉर्मेंस थे प्लेस की या जो प्लेस परफॉर्म होते थे थिएटर्स में, उसके थ्रू उन्होंने माइन्यूटली ऑब्जर्व किया ह्यूमन नेचर और ह्यूमन पर्सनालिटी को, और ह्यूमर के साथ उन्होंने इस पीरियड में उसको प्रेजेंट किया अपने वर्क्स में। नेक्स्ट पीरियड की बात करेंगे, शेक्सपियर प्लेस पीरियड ऑफ ट्रेजेडीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर ट्रेजेडीज उन्होंने इस टाइम ड्यूरेशन में लिखी हैं, और ये एक बिटर कॉमेडीज के बारे में भी बात करता है ये पीरियड, जो कि 1601 से लेकर के 1607 का टाइम ड्यूरेशन था, जिसमें
ट्रेजेडीज एंड बिटर कॉमेडीज के बारे में शेक्सपियर ने लिखा हुआ है और इस फेज को इनको इसी नेम से डिवाइड करा गया है, जिसमें बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस की। तो वो है जूलियस सीजर, हैमलेट, ऑल वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ट्रोइलस एंड क्रिसिदा, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, कैरियोलेनस एंड Timon of Athens. These are the important works written during the third phase of literary career of William Shakespeare from 1601 to 1607 और 4 important great tragedies इन्होंने contribute किया इंग्लिश लिटरेचर को, इसीलिए विलियम शेक्सपियर को रिगार्ड करते हैं द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडियन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अगर एलिजाबेथन एरा की बात करें तो ही द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ एलिजाबेथन एरा, जिसमें ट्रेजेडी का जो कंट्रीब्यूशन था इस टाइम ड्यूरेशन में बहुत ही हाईली रिमार्केबल था, हाईली एप्रिसिएटेड था, और जिसमें हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो और मैकबेथ, ये 4 इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को एवं वर्ल्ड लिटरेचर को इम्पार्ट किया कि इन ट्रेजेडीज को एक तरीके का आप रिमार्केबल वर्क रिगार्ड करते हो इंग्लिश लिटरेचर का एंड ऑल्सो विलियम शेक्सपियर का। और इसके साथ साथ जो बेटर कॉमेडीज इन्होंने लिखी, मेजर फॉर मेजर है, ट्रोइलस क्रेसिडा है, एंटोनी क्लियोपेट्रा, कैरियोलेनस, ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्होंने बेटर कॉमेडीज इस टाइम में लिखा हुआ है अपने लिटरेरी करियर में। इसके साथ ही साथ दिस इज अ पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन, क्योंकि इस टाइम पे था कि इनकी जो लाइफ में जो इनकी पर्सनल लाइफ थी वहां पे इन्होंने बहुत ज्यादा डिप्रेशन झेला, बहुत ज्यादा इन ऐसे सैड इंसिडेंट्स देखे, जिसकी वजह से इनकी एक पर्सनालिटी में ग्लूमीनेस एंड डिप्रेशन जो था वो रिफ्लेक्ट हुआ। और वो जो पर्सनालिटी में था उनकी नेचर में उस टाइम पे, क्योंकि उनके आसपास की सराउंडिंग में ग्लूमीनेस था, सैडनेस था, एंड दैट was reflected in his work. The period of gloom and depression, and it marks the full maturity of his powers. His powers means his skill, his writing skill. अगर स्किल की पावर की बात करें तो ये राइटिंग स्किल की बात हो रही है। पावर ऑफ एज अ ड्रामेटिस्ट जो स्किल थी उनको उन्होंने बहुत ही मेच्योरिटी, बहुत ही एक सीरियस वे में उसको यूज करा अपने इम्पोर्टेंट ड्रामाज में, जो कि इस पीरियड में उन्होंने इम्पार्ट किया, कंट्रीब्यूट किया इंग्लिश लिटरेचर को। द 4 ग्रेटेस्ट एवर ट्रेजेडीज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो एंड किंग लियर। Also, his dramatic power, his intellectual power and his power of expression are at their highest. अब यहाँ पे बात हो रही है कि अगर ड्रामेटिक पावर की बात करें, उनके इंटेलेक्चुअल पावर्स की बात करें और उनके पावर ऑफ एक्सप्रेशन की, जो उसकी स्किल की बात हो रही है यहाँ पे, वो आप देखोगे कि इस पीरियड में दे आर ऑन द टॉप, दे आर ऑन द हाईएस्ट। बहुत अच्छे से वो रिप्रेजेंट उन्होंने किया, बहुत ही अच्छे से रिफ्लेक्ट किया इन सभी चीजों को, अपने ड्रामेटिक पावर, इंटेलेक्चुअल पावर को और पावर ऑफ एक्सप्रेशन को अपने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में। हैमलेट को देखोगे आप, हैमलेट का जो कैरेक्टराइजेशन या मैकबेथ का कैरेक्टराइजेशन, किंग लियर का कैरेक्टराइजेशन और ओथेलो का कैरेक्टराइजेशन जिस तरीके से शेक्सपियर ने किया है, वो दिखाता है कि हाउ डाइवर्स ही वाज इन हिज पर्सनालिटी, और अपने वर्क्स को लिखते वक्त किस तरीके की वो फीलिंग्स के साथ अपने वर्क्स को लिखा करते थे और किस तरीके की डाइवर्सिटी के साथ अपने इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को इम्पोर्टेंट सीन के साथ जस्टिफाई किया करते थे। And this is the time of his supreme masterpieces. Yes, this was the time of his supreme masterpieces because he had written the 4 ever greatest tragedies of English literature. मैंने उनकी बात की, आप सभी उन सबको जानते हो। नेक्स्ट बात करते हैं इनका लास्ट फेज जो लिटरेरी करियर का था, दैट वाज द शेक्सपियर्स प्लेज, पीरियड ऑफ फाइन कॉमेडीज एंड ड्रामेटिक रोमांसेस। 1608 से 1612 का टाइम ड्यूरेशन था, क्योंकि 1616 में इनकी डेथ हो चुकी थी, और इस टाइम में उन्होंने फाइन कॉमेडीज की लिखी और एक तरीके से आप लो ट्रेजिक कॉमिक प्लेज लिखी, ड्रामेटिक रोमांसेस की बात की, जिनमें इंपॉर्टेंट प्लेज हैं पेरिक्लेस, सिम्बलाइन, द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट एंड अनफिनिश्ड, हेनरी VIII। ये इंपॉर्टेंट प्लेज इन्होंने इस टाइम ड्यूरेशन में लिखे हैं, जिसमें से पेरिक्लेस, सिम्बलाइन, विंटर्स टेल एंड टेम्पेस्ट, ये आप इनकी ड्रामेटिक रोमांसेस और फाइन कॉमेडीज के बारे में इन्होंने इस इंपॉर्टेंट प्लेज में लिखा हुआ है। इसके साथ साथ ये पीरियड जो था, ये एक तरीके से डेक्लाइन पीरियड था ऑफ द ड्रामेटिक कैरियर ऑफ विलियम शेक्सपियर, बिकॉज द टेम्पर ऑफ शेक्सपियर हैज चेंज्ड फ्रॉम बिटर ग्लूमी टू सिनर एंड पीसफुल। अब एक जो था होता है ना कि बहुत
जब तूफान आता है उसके बाद मौसम बहुत शांत हो जाता है बाद में तूफान आने के बाद, तो सेम वही था शेक्सपियर के साथ। थर्ड पीरियड जिसमें उन्होंने 4 ग्रेट ट्रेजेडीज लिखी, वो टाइम था 1601 से 1608 का, जब वो था पीक पे था टाइम विलियम शेक्सपियर का लिटरेरी करियर। और उस टाइम पे जो उन्होंने प्लेज लिखे वो बहुत ही बेस्ट प्लेस थे। और आफ्टर दैट देयर वाज अ काइंड ऑफ चेंज इन हिज पर्सनालिटी एंड देयर वाज अ काइंड ऑफ चेंज इन द स्किल्स, राइटिंग स्किल्स ऑफ द विलियम शेक्सपियर। और एक बिटर एंड ग्लूमी बिहेवियर या आप कर लो कंटेंट से वो एक सीनियर एंड पीसफुल कंटेंट की तरफ गए और उन्होंने ये इंपॉर्टेंट ड्रामेटिक रोमांसेस लिखे। अब ये टाइम एक लव रोमांस और एक फाइन कॉमेडी से रिलेटेड प्लेस का था जो कि 1608 से 1612 का था। एंड एट द सेम टाइम दिस वाज द डिक्लाइन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामेटिक पावर्स, जो कि था आप देखोगे जो कि ड्रामेटिक पावर जैसे आपका पावर ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, पावर ऑफ जो उनका था कैरेक्टराइजेशन, वो एक तरीके से आप डिक्लाइन देखोगे इन इम्पोर्टेंट वर्क्स में। इन लास्ट जो फेज के वर्क्स थे जिसमें हमने पेरिक्लेस, सिम्बलाइन, विंटर्स टेल और टेम्पेस्ट की बात की। तो अब एक तरीके का इनका जो करियर था, लिटरेरी करियर, वो एक डिक्लाइन हो रहा था, वो इस पतन की तरफ जा रहा था। इस लास्ट फेज में इस वर्क को पढ़ करके आप समझ सकोगे। They are often careless in construction, unsatisfactory in characterization, while there is a decline in style and versification also. क्योंकि अभी तक के प्लेस में विलियम शेक्सपियर ने पोएटिक वे में अपने प्लेस को लिखा हुआ है, ब्लैंक वर्ड्स का बहुत अच्छे से ब्रिलियंटली यूज करा हुआ है। बट जो लास्ट फेज में जिनके वर्क्स थे वहां पे विलियम शेक्सपियर कहीं ना कहीं थोड़े केयरलेस हो गए अपने प्लॉट कंस्ट्रक्शन को लेकर के, और साथ ही साथ जो कैरेक्टराइजेशन था कैरेक्टर का, उसको सीन के साथ में या इंसिडेंट के साथ में उतने अच्छे से जस्टिफाई नहीं किया है जितना उन्होंने सेकेंड एंड थर्ड फेज में करा था जब उनका करियर पीक पे था। सो एक तरीके का डिक्लाइन आप उनके ड्रामेटिक पावर्स में, ड्रामेटिक स्किल्स में देखोगे, जिसमें उनकी स्टाइल एंड वर्सिफिकेशन में आप अच्छे से समझ सकोगे कि किस तरीके से उनका करियर एक डिक्लाइन की तरफ गया। सो ओवरऑल जो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे डिस्कशन किया कि स्टार्टिंग से इमेच्योरिटी से लेकर के डिक्लाइन तक का जो टाइम था विलियम शेक्सपियर की लिटरेरी करियर का, वो सब कुछ हमने यहाँ पे उनके इम्पोर्टेंट वर्क के साथ में डिस्कस किया। और मैंने जस्टिफाई करने की कोशिश करी कि किस तरीके से उनके वर्क्स को ईच पीरियड्स में आप जस्टिफाई करोगे कि किस तरीके से इमेच्योरिटी या आप हाईएस्ट आप वर्क्स को काउंट करो या हाईएस्ट जो रैंक के वर्क्स को काउंट करोगे। इसके साथ साथ जो डिक्लाइनिंग पीरियड था उनकी लाइफ का, वो आप किस तरीके से उनके वर्क्स को पढ़ करके, उनके वर्क्स को नेम को सुन करके या उनके कैरेक्टर्स के थ्रू जा करके आप उनको समझ सकते हो कि इनका जो करियर था स्टार्ट इमेच्योरिटी से स्टार्ट होकर के पीक पे जाने के बाद किस तरीके से एक डिक्लाइन हुआ। ये सब कुछ विलियम शेक्सपियर के लिटरेरी करियर में आप इस इंपॉर्टेंट वीडियो के थ्रू समझ सकोगे। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैड डिस्कस्ड द ग्रेटेस्ट dramatist of the English literature of the Elizabethan era, the William Shakespeare, and who had written important great plays, contributed great plays and sonnets and poems to English literature. And वीडियो कैसा लगा आपको मुझे जरूर एंड में मेंशन करिए अपने कमेंट सेक्शन के थ्रू एंड साथ ही साथ चैट बॉक्स में। और कुछ इंपॉर्टेंट और वीडियोस के साथ बने रहिए चैनल के साथ में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग इंग्लिश जोन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।